आप सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। आज हम परसेंटेज की अगली क्लास स्टार्ट करते हैं। इसके पहले 4 क्लास हो चुकी हैं, ये 5वीं क्लास है। आप पिछली 4 क्लास में आपने क्या सीखा है? प्रसत की समझ, M1 M2 M3 3 कॉन्सेप्ट जिनका मतलब आप प्रसत में कैसे बढ़ाते हो और कैसे घटाते हो। M1 M2 इनका सबका यूज परसेंटेज एंड डिस्काउंट, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट में ज़्यादा होगा। अभी हम प्रतिशत को और ज़्यादा समझते हैं और ज़्यादा उसे समझने का प्रयास करते हैं। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज आपके कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आप देखिए, आपका पहला क्वेश्चन, उसी के माध्यम से हम आपको कॉन्सेप्ट भी समझा देंगे। लिखा है कि एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 70% अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए। बताइए टोटल कितने परसेंट विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? इस क्वेश्चन को बताने के पहले मैं आपको एक पूरा कॉन्सेप्ट समझाता हूं। उस कॉन्सेप्ट की इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी, इस क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं होगी, आगे ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन चूंकि आंकड़े इसके अच्छे हैं उसको समझाने के हिसाब से, इसलिए मैं इसी क्वेश्चन के माध्यम से आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास करता हूँ। आपको हर चीज़ समझ के ही आगे बढ़नी है, बिना समझे आगे नहीं बढ़ना। इसमें कहा कि 60% गणित में उत्तीर्ण हुए। तो उत्तीर्ण को हम पास कह सकते हैं। मैथ में कितने परसेंट? 60%। एंड अंग्रेजी में कितने? इंग्लिश में 70%। दोनों में कितने पास हुए? दोनों में पास हुए 50%। अब मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं। अगर वो बताता मैथ में 60% पास हुए, इंग्लिश में 70% पास हुए, दोनों में 50% पास हुए, सब पास में दिया। इसके माध्यम से मैं आपको यह समझाना चाहता हूं, अगर एक विषय में जैसे मैथ में उसने दिया 60% पास, तो भाई मैथ में फेल कितने? 40%। बिल्कुल 100% सही, इसमें कोई संदेह नहीं। अगर वो कहता 70% इंग्लिश में उत्तीर्ण हुए, तो अनुत्तीर्ण कितने? फेल कितने? 30%। और अगर कहता है दोनों में 50% पास हुए, तो फेल कितने? 50%। ऐसा नहीं है, ये गलत हो जाएगा, ये संभव नहीं। संभव इसलिए नहीं है, आप सोचिए अगर दोनों में 50% फेल हो गए तो फिर 70% इंग्लिश में पास कैसे हुए? जब दोनों में फेल 50% तो 70% फिर कैसे पास इंग्लिश में, और कैसे 60% पास मैथ में, जब दोनों में 50% आप फेल कर दोगे? तो इसलिए यहाँ से निष्कर्ष क्या निकला उसे समझें। निष्कर्ष ये निकला कि एक संदर्भ में, वो चाहे विषय हो, चाहे आगे और काफ़ी चाय आएगी, जो भी हो, एक विषय में, एक संदर्भ में, तो उसका उल्टा संभव है। जैसे मैथ में 60% पास तो 40% फेल, इंग्लिश में 70% पास तो 30% फेल। तो एक विषय में, एक संदर्भ में तो उसका जस्ट उल्टा संभव है, लेकिन दो विषय में उसका जस्ट उल्टा संभव नहीं है। तो ये स्पष्ट कर ले कि अगर एक विषय में अगर पास दिया हो तो उससे हम फेल पर जा सकते हैं, फेल दिया हो तो उससे हम पास पर जा सकते हैं। लेकिन दोनों में अगर जिसमें दिया है हम उसी पर सवाल लगाएंगे, दूसरे पर नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ से मैं यही समझाना चाहता था कि जो दोनों में दिया है हम सवाल उसी में लगाएंगे, क्योंकि उसको हम चेंज नहीं कर सकते। अगर दोनों में पास दिया तो सवाल पूरा उत्तीर्ण पास में लगेगा, तो हम दोनों पास दिया तो पास में सवाल लगाएंगे, क्योंकि इसको हम फिर बदल नहीं सकते। इनको तो हम बदल लेंगे, ये आप उसमें आगे समझ भी जाएंगे। तो इस प्रकार से अभी आप तीसरे चौथे सवाल में इस चीज़ को समझ जाएंगे। तो आप ध्यान रखिए कि एक सब्जेक्ट में, एक संदर्भ में तो उल्टा हम निकाल सकते हैं, लेकिन दो की जब बात होगी तो उसका जस्ट उल्टा संभव नहीं होगा। नंबर 1, ठीक है। तो इससे मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया। अब चलिए हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाते हैं। इसने कहा 60% विद्यार्थी गणित में पास हुए। कितने पास?
60% का मतलब है 100 टोटल हैं तो उसमें 60 मैथ में पास। इंग्लिश में कितने पास? इंग्लिश में 70 पास। दोनों में कितने पास? दोनों में 50 पास। अब हम आपको ये दूसरी चीज समझाना आपको चाहते हैं। इसमें बिल्कुल मौखिक सवाल लगेगा, आपको एक अक्षर नहीं लिखना पड़ेगा, बिल्कुल मौखिक लगेगा, लेकिन बात को समझ लीजिए। अब जितना ही किसी बात को समझ लोगे, जितना ही दिमाग चला लोगे, उतना ही आपको लिखना कम पड़ेगा, हाथ उतना ही कम चलाना पड़ेगा। और मैं इसीलिए मौखिक सवाल लगाने के पक्ष में रहता हूँ, क्योंकि मौखिक सवाल लगाने का मतलब ये नहीं है आपको कोई रिकॉर्ड बनाना है। मौखिक सवाल लगाने का मतलब होता है कि आपकी समझ और ज़्यादा विकसित हो जाएगी। तो इसको देखिए, लगवा रहे हैं। तो 60%, 100 में आपके 60 मैथ में, 70 इंग्लिश में, दोनों में। अब आप सोचिए, एक आपकी कोई पूरी क्लास है। आप कल्पना कीजिए सामने आपके क्लास बैठी, जैसे मैं आपसे कह रहा हूं, एक सामने क्लास बैठी, मैं भी कल्पना कर रहा हूं। मैं आपसे कहूं कि मैथ में कितने परसेंट कितने लोग पास हैं, तो 60 लोग हाथ उठा दिए। तो ये मैं 60 गिन लूं। दूसरी बार कहें इंग्लिश में भाई कितने पास हैं, तो 70 हाथ उठ गए। तो अब मैं देखूं कितने पास हैं टोटल, तो यहां आ जाता है 60 और 70 130। कितना गया? 130। और टोटल लोग तो 100 हैं, 130 कैसे आ गए? अब आपको इस बात पर विचार करना होगा। तो टोटल लोग तो 100 हैं, तो 130 क्यों आ रहे हैं? आप थोड़ी देर में अपने आप समझ जाएंगे। इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जो दोनों विषयों में पास हैं, उन्होंने यहां भी हाथ उठाया है और यहां भी हाथ उठाया है। तो यहां हाथ उठाना तो ठीक था, लेकिन यहां हाथ दोबारा उठा दिए। तो मतलब यह है, वो जो दोनों में पास हैं, उन्होंने यहां भी उनकी गिनती हो गई और यहां भी गिनती हो गई, लेकिन व्यक्ति तो एक ही है। तो एक जगह तो उनकी गिनती होना वाजिब है, लेकिन दोनों जगह गिनती होना गलत है, एक जगह फालतू हो जाएगा। तो इसलिए आप बिल्कुल 100% समझिए कि वो जो दोनों में पास हैं, वो 2 बार हाथ उठाए हैं, बल्कि व्यक्ति तो एक ही है, तो एक बार उनकी गिनती कर ली जाए तो एक जगह से हटा देना चाहिए। तो इससे हटा दो, चाहे इससे हटा दो। तो इससे अगर हटा दे तो इससे आपको 50 हटा दिए, तो 20 और 60 80। तो अब टोटल कितना हुआ? 100 में 80 उत्तीर्ण हुए। अब यहां उत्तीर्ण का मतलब भी मैं आपको समझा दूं। जब ऐसे हम निकालते हैं, जो उत्तीर्ण निकलता है उसका मतलब होता है मैथ में पास, अथवा इंग्लिश में पास, अथवा दोनों में पास। तो इस प्रकार से जो उत्तीर्ण निकलेगा वो 60, जो कि 100 में है, तो 60 आपका परसेंट। यही उसमें पूछ रहा था, कुल कितने परसेंट विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? 80% टोटल विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इसका यही मतलब होता है, इसमें उत्तीर्ण अथवा इसमें उत्तीर्ण अथवा दोनों में उत्तीर्ण, इस प्रकार के उत्तीर्ण ये होते हैं। ऐसे क्वेश्चन में यही निकालना होता है। तो इस प्रकार से आपको आ गया 80%। बात समझ में आ गई होगी। और जब आप बात समझ गए तो आप इसको मौखिक लगा सकते हैं। जैसे सवाल में देखे, सब उत्तीर्ण हैं, 60 मैथ में, 70 इंग्लिश में, दोनों में 50। आप समझ गए दोनों जगह बैठा है, तो एक जगह से हटाइए 20 60 80% उत्तर, आपका उत्तर आ गया 80% पास। बात समझ गए? 80% पास। तो आप मौखिक सवाल ऐसे लगा देंगे बिल्कुल आसानी से। अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में, अगला क्वेश्चन आप देखें, एक परीक्षा में हिंदी में 40%, संस्कृत में 25% और दोनों विषयों में 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। यहां पूरा सब कुछ अनुत्तीर्ण में दिया है, फेल में दिया है, तो कोई झंझट ही नहीं। फेल में क्या दिया है? हिंदी में 40%, मतलब 100 में 40 हिंदी में। संस्कृत में 25%, तो संस्कृत में 25, कितने? 100 में। और दोनों विषयों में 20% विद्यार्थी, और दोनों में 100 में 20 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। सब फेल का आंकड़ा दिया, और सब फेल में है तो कोई दिक्कत नहीं है।
तो उसने कहा तो बताइए कुल कितने % विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। एक बात बताइए। अब हम तो फेल वाले पर काम करेंगे क्योंकि सवाल तो फेल में लगेगा, क्योंकि दोनों भी फेल दिया और ये भी दिया। तो आपको सोचना चाहिए जब हम हाथ उठवाएंगे तो इसमें 25 उठा देंगे, इसमें 40 उठा देंगे, लेकिन आप तो समझदार हैं, आप समझते हैं कि जो दोनों में फेल है वो तो यहाँ भी हाथ उठा चुके, यहाँ भी हाथ उठा चुके, तो वो तो दोनों जगह उनकी गिनती हो गई। तो एक जगह उनकी गिनती करना, क्योंकि व्यक्ति तो एक ही है, तो एक जगह से इनको हटा दिया जाए 20, तो यहाँ से आया 40 और यहाँ से आया 5, हो गया 45। तो फेल कितना निकला टोटल? फेल निकला 45%, क्योंकि 100 में है हिसाब पूरा 100 में है, तो 45% फेल। उसने कहा है कुल कितने % विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, उसने की है पास की बात, तो आप कहिए 55% उत्तीर्ण। बात समझ गए? बिल्कुल आसान है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 40, इसमें 25, इसमें दोनों में 20, एक जगह से निकालिए भाई 20 दोनों जगह शामिल है, एक जगह से चाहे इससे निकाल दो, इससे निकालोगे 20 45 ही आएगा। अब 45 फेल है 100 में, तो 45% फेल एंड पास 55%। तो बड़ी आसानी से ये सवाल आपके लग जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए कि एक परीक्षा में गणित में 60% लड़के और विज्ञान में 65% लड़के उत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों विषयों में कुल 30% लड़के अनुत्तीर्ण हुए। यदि परीक्षा में टोटल 600 लड़के बैठे हों तो कितने लड़के उत्तीर्ण हुए टोटल? तो 600 लड़के बैठे तो वास्तविक चीज़ है, बात की बात है, हम पहले प्रतिशत वाली चीज़ों को करते हैं। तो अच्छे से पढ़िए, एक परीक्षा में 60% लड़के गणित में और विज्ञान में 65% लड़के उत्तीर्ण हुए। ये तो उत्तीर्ण है, पास है, लेकिन जो दोनों विषयों में दिया है वो फेल दिया है। तो दोनों विषयों में 30% फेल हैं, तो हम सवाल लगाएंगे फेल में, और फेल में लगाएंगे तो भाई उसने क्या कहा, गणित में 60% पास, तो यानी कि 40%, 100 में 40 फेल, और 65% उत्तीर्ण, यानी कि इसमें 35 फेल। दोनों विषयों में 30 फेल। ये विज्ञान है, ये आपका मैथ है। बात समझ में आई? हमने दोनों विषयों में फेल दिया था 30%, हमने बताया था जो दोनों में दिया होगा उसको हम चेंज नहीं कर पाएंगे, इसका हम 70 नहीं कर सकते, तो हम सवाल उसी में लगाएंगे जो दोनों में दिया होगा। मतलब इसमें दिया है दोनों विषयों में फेल 30%, तो फेल दिया है दोनों विषयों में, तो हम सवाल फेल में लगाएंगे, क्योंकि उसका उल्टा तो हम ले आए 40, उसका 65 का उल्टा तो हम ले आए आपका 35, लेकिन इसका उल्टा हम नहीं कर सकते थे। अब आपका वही हिसाब, ये तो दोनों जगह हाथ उठा चुका है, तो एक जगह से निकाल दीजिए तो 5 बचेगा, यहाँ तो 40 सही है, तो टोटल कितना हो गया? टोटल 45। तो फेल कितना हुआ? फेल हुआ 45%। अब अगर वो कहता है कि परीक्षा में 600 लड़के बैठे हों तो कुल कितने लड़के उत्तीर्ण हुए, तो यहाँ अगर उत्तीर्ण की बात करें तो यहाँ उत्तीर्ण हुए हैं 55%। बात समझ रहे? 55% उत्तीर्ण हुए। अगर हम प्रतिशत ना भी लगाते तो जब 100 थे टोटल लड़के, तो यहाँ उत्तीर्ण हुए हैं 55। यही तो बात आई निकल के। एक 100 के संदर्भ में बात कही गई है, ये 100 के संदर्भ में बात कही गई है। हम इसको कितने गुना, अब इसमें हमने बताया था ये तो 100 के संदर्भ में आपको सब हिसाब बताया गया। अब एक पैमाना दिया है कि 100 टोटल लड़के 600 बैठे हैं, यहाँ कितने लड़के? 100 टोटल, वास्तव में 600। मामला कितने गुने का है? मामला 6 गुने का है। तो ये 55 जो है, 55 भी 55 ना होके इसका 6 गुना है, तो 56 से 330। तो टोटल लड़के जो उत्तीर्ण हुए वो हैं 330। मौखिक लगेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात समझ रहे? 60% लड़के
आप उसको जैसे ही 30 रखेंगे आपको बात समझ में आएगी। इसमें से 30 निकाल दे 45 रहा, 45 तो 55 रहा। अब 100 का मतलब 100 6 गुने का मतलब तो 55 का 6 गुना, 50 छक्का 300, 5 छक्का 30, 330। तो ये आपका उत्तर होगा। बात समझ गए? चलिए अब अगले उसकी बात करते हैं। अब ये आपके सवाल एग्ज़ाम में फेल पास पर थे, ये आप समझ गए होंगे विधिवत कि सबसे पहले तो हमें जो सवाल लगाना है वो उसमें लगाना है जिसमें दोनों का दिया हो। एक में ही सब दिया हो जैसे पहले दूसरे साल में, तब तो बहुत बढ़िया, लेकिन जो दोनों में दिया हो तो सवाल हमें उसमें लगाना है। चलिए अब इससे ही संबंधित कुछ और सवाल कर लेते हैं। अगला सवाल देखिए, एक छात्रावास में 800 लड़के रहते हैं। समझिए आप सवाल को, 800 लड़के रहे, ये वास्तविक चीज है, ये मानक में आप समझ गए होंगे, मानक में यूज करेंगे। 75% लड़के हॉकी और 50% लड़के फुटबॉल खेलते हैं। यदि प्रत्येक लड़का हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों अवश्य खेलता हो तो कितने लड़के दोनों खेल खेलते हैं? बात को समझो। इसने ये बताया कि 800 टोटल लड़के हैं, वो तो सही है। 75% लड़के हॉकी, हॉकी कितने लड़के खेलते हैं? 100 में 75। 50% लड़के फुटबॉल, फुटबॉल कितने खेलते हैं? 50। और अगला सेंटेंस इसका, यदि प्रत्येक लड़का हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों अवश्य खेलता हो, इसका क्या मतलब है? इस लाइन को अंडरलाइन आप कर लीजिए। यदि प्रत्येक लड़का हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों अवश्य खेल खेलता हो, मतलब ऐसा कोई लड़का है ही नहीं जो दोनों खेल ना खेलता हो। यानी कि आप इस बात को अच्छे से समझिएगा। इसके कहने का मतलब है जितने भी लड़के हैं वो या तो हॉकी खेलते हैं अथवा फुटबॉल खेलते हैं अथवा दोनों खेलते हैं। तो हमने बताया था जो इन दो के माध्यम से निकलता है वो क्या निकलता है? वो ये खेलता है अथवा ये खेलता है अथवा दोनों खेलता है, ये निकलता है। इस प्रकार से इसका मान आना चाहिए 100, क्योंकि ऐसे सभी हैं, जितने भी लड़के हैं सब ऐसे हैं, तो हॉकी खेलते अथवा फुटबॉल खेलते अथवा दोनों चीजें खेलते हैं। तो टोटल अगर लड़के 100 हैं भाई 100 के संदर्भ में, तो इनका योग होना चाहिए 100, लेकिन इनका योग हो कितना रहा है? इनका योग हो रहा है 125। आप समझिए 125 क्यों हो रहा है? होना कितना चाहिए? होना चाहिए 100। तो भाई 25 ज़्यादा क्यों है? आप समझदार हैं। 25 इसलिए ज़्यादा है क्योंकि जो दोनों खेल खेलते हैं उनकी गिनती हमने यहाँ भी कर ली है, यहाँ भी कर ली है। पिछले सवाल को सोचिए। तो यानी कि दोनों खेल खेलने वाले कितने हुए? दोनों खेल खेलने वाले 25 हुए। बात आप समझ चुके हैं। बात समझ पाए? यहां आपको दोनों नहीं दिया था, वहां आपको दिया होता था पिछले सवालों में। इसमें यही भिन्नता था कि दोनों वाला नहीं दिया, लेकिन यह दिया है कि हॉकी खेलें अथवा फुटबॉल खेलें अथवा दोनों खेलें, सभी लड़के कुछ ना कुछ खेलेंगे। यानी कि वो 100 हैं खेलने वाले 100 के संदर्भ में। और यहाँ 125 आ रहा, तो आप समझ गए 25 ज़्यादा क्यों आ रहा है? क्योंकि 25 से दोनों जगह काउंट हो गया। दोनों जगह कौन काउंट होता है? जो दोनों खेलता है। अर्थात 100 के संदर्भ में दोनों खेल खेलने वाले 25 लड़के हैं। अब एक बात बताइए, इसने अब ये तो 100 के संदर्भ में पूरा अपने सवाल लगा लिया। इसने तो 800 का जिक्र किया है, वास्तविक संख्या की बात की है। उसने कहा टोटल लड़के 800 रहते हैं। तो यानी कि यहां जो आपने 100 लिया, ये 100 नहीं है वास्तव में, ये है 800। ये कितना है वास्तव में? ये है 800। ये 800 है। 800 लड़के, मतलब 100 पर आप बात कर रहे हैं, 8 गुने का मामला है। तो आपका अगर 100 की बजाय 800 है, तो जो दोनों खेल खेलते हैं वही निकालना भी है। कितने लड़के दोनों खेल खेलते हैं? तो यहाँ 25 खेलते हैं, और 25 का 8 गुना करोगे, 25 8 200। आपको इन 7-8 क्लास में पिछले मानक का कंसेप्ट वगैरह बेसिक वाली प्लेलिस्ट से और इससे जो 3-4 आपने क्लास की हैं, इससे आपको बातें उनका सबका तालमेल समझ में आने लगा होगा। मेरी एक क्लास से कोई फ़ायदा नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ।
तो आपको समझ में आने लगा होगा कि 100 के हिसाब पर सब हिसाब लगा लिए। अगर प्रतिशत में पूछता तो यही बोल देते। उसने वास्तविक संख्या का जिक्र किया, तो हम देखेंगे किसी न किसी का वो मान होगा। 800 किसका मान है? यहाँ टोटल 100 है, यहाँ टोटल 800 है, 8 गुने का मामला। तो ये जो सब है सब 8 गुने का मामला है। तो 25 है, उसका 8 गुना करोगे 200। यानी कि टोटल कितने खेल खेलते हैं, दोनों कितने खेल खेलते हैं बच्चे? वो बच्चे हैं 200। बात समझ में आ गई होगी। मौखिक सवाल लगेगा, कहीं आपको कुछ सोचना नहीं है। वहाँ 75 देके, वहाँ 50 देके, 25 ज़्यादा पड़े, क्योंकि आपका निर्णय हो चुका है कि टोटल 100 होंगे। तो 25 दोनों खेल खेलते हैं, और वहाँ 100 का 800 है, तो वहाँ 25 80 200 होगा। मौखिक सवाल लगेगा, इतना बड़ा सवाल आपको मौखिक लगाना है। अगला क्वेश्चन, एक कार्यालय में 70% कर्मचारी चाय तथा 40% कॉफी पीते हैं। 70% चाय पीते हैं, 40% कॉफी पीते हैं। यदि इनमें से प्रत्येक कर्मचारी कोई न कोई पेय अथवा दोनों पेय अवश्य लेता हो। बात फिर यहाँ यही सेंटेंस अंडरलाइन कर लीजिए। यदि इनमें से प्रत्येक कर्मचारी कोई न कोई पेय अथवा दोनों पेय लेता है, मतलब कोई कर्मचारी ऐसा है ही नहीं जो कोई पेय ना पीता हो। मतलब कितने? ये कॉफ़ी नहीं, पहले चाय है, ये कॉफ़ी है। बात पीने वालों की है, पीने वाले। तो कितने चाय पीने वाले? कितने चाय पीने वाले हैं? 70। कितने में? 100 में। और एंड कॉफ़ी पीने वाले कितने हैं? 40। कितने टोटल? 100। अब एक बात बताइए, जब उसने ये कह दिया कि प्रत्येक कर्मचारी तो चाय पिएगा अथवा कॉफ़ी पिएगा अथवा दोनों पिएगा, तो मतलब इन दोनों का जो वैल्यू निकलती है वो 100 होनी चाहिए। आप समझ गए, क्योंकि कोई ऐसा है ही नहीं जो ना पीता हो। तो सब पीते हैं, मतलब 100 के संदर्भ में 100 पीते हैं, तो चाय पीते हैं अथवा कॉफ़ी पीते हैं अथवा दोनों पीते हैं। अब इनकी संख्या निकाली कैसे जाती है? तो यहाँ तो ये चीज़ हो रही है 110। होनी कितनी चाहिए? 100। भाई 100 ही है तो 110 थोड़ा। आप ये भी समझते हैं कि 10 ज़्यादा क्यों हुआ? क्योंकि दोनों कॉफ़ी और चाय दोनों पीने वाले 100 में 10 है, और इनकी दोनों जगह आपने गिनती कर ली होगी, इसीलिए 110 आ रहा, बल्कि 100 होना चाहिए। 10 ज़्यादा क्यों आ रहा है? इसीलिए आ रहा। तो आपको यहाँ से पता चल जाता है दोनों पीते हैं 10। अब चूंकि इसने बात आगे कि 25 कर्मचारी दोनों पे लेते हैं, वास्तविक संख्या की तरफ चला गया। प्रतिशत में आपसे नहीं पूछा, वास्तविक संख्या की तरफ चला गया। तो 25 कर्मचारी दोनों पे लेते हैं, इसका वास्तव में मान दिया। यहाँ जो 10 था ये वास्तव में 25 है, तो आप समझ सकते हैं 2.5 गुने का मामला है। 10 दूनी 20, 2.5 गुने का मामला है। तो ये जो भी मानक के स्तर पर इधर जो भी है ये सब 2.5 गुना है। तो जिसका भी मान पूछे उसका 2.5 गुना कर दीजिए। उसने पूछा कार्यालय में टोटल कितने कर्मचारी? आपने 100 माने थे। अब ये इसका भाई 100 का 250 करोगे तो ये कितना आएगा? ये 250 आएगा। तो क्वेश्चन आपका लग गया। बात समझ रहे हैं? तो बड़ी आसानी से आप सवालों को लगा सकते हैं, कुछ भी कठिन नहीं है, बड़ा आसान है। आप इन बातों को समझें, लिख लीजिए। चलिए, कुछ हम दूसरे टाइप के भी सवाल इसमें बता देते हैं भी आपको, समझिए अच्छे से, ये भी बहुत अच्छे हैं। सवाल देखिए, ये अलग टाइप है, इसी से परीक्षा से ही है, परीक्षा से में पास फेल से ही है, लेकिन उससे थोड़ा हट के है। आपका पहला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में एक लड़का 40% और दूसरा लड़का 45% अंक प्राप्त करता है। दोनों लड़के उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से क्रमशः 35 और 60 अंक अधिक प्राप्त करते हैं।
परीक्षा का पूर्णांक बताइए। बड़ा आसान सवाल है, देखिए कैसे। एक परीक्षा में एक लड़का 40% अंक प्राप्त करता है, इसको भी हम दो माध्यम से बताएंगे। 40% अंक प्राप्त करता है मतलब 100 का अगर पूर्णांक है तो एक को मिला 40 अंक और एक को मिला भाई 45 अंक। ठीक, एक को 40, एक को 45। अगर पूर्णांक 100 का है, अगर पूर्णांक कितने का है, अगर पूर्णांक 100 का है तो एक लड़का अगर ए है तो इसको अगर मिला है 40, तो दूसरा लड़का बी है तो इसको मिला है 45। तो यहां 100 के संदर्भ में इसके कितने नंबर ज्यादा हैं? 5। अब जो दूसरे सेंटेंस में दिया है वो भी आप अच्छे से समझिए। दोनों लड़के उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से क्रमशः 30 अंक और 60 अंक अधिक पाते हैं। तो इसको हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए ये मिनिमम पासिंग मार्क्स ये आपका है। दोनों लड़के न्यूनतम अंक से 35 और 60 अंक अधिक पाते। एक इससे अधिक पाता है कितने? 35, और एक इससे अधिक पाता है 60। बात को समझिए। अब इसी से आपको यह पता चल जाएगा कि एक ने दूसरे से कितने अंक ज्यादा पाए। तो यहां से आपको पता चलेगा जितना भी न्यूनतम अंक था पासिंग मार्क्स उससे एक ज्यादा पाया 35, एक ज्यादा पाया 60। मान लीजिए 200 था पासिंग मार्क्स, एक पाया 235, एक पाया 260, तो अंतर कितने का हुआ? 25 का। तो ये अंतर जो हुआ ये हुआ आपका 25 का। जब दोनों एक ही दिशा में हो तो इनका डिफरेंस होता है। वैसे आप जैसे मैंने समझाया कि 200 मान लीजिए पासिंग मार्क्स, तो एक के 235 होंगे, एक के 260 होंगे, तो आप अंतर देखिए कितने का आएगा? 25 का। तो ये जो दूसरा सेंटेंस दिया है, दोनों लड़के उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से क्रमशः 35 तथा 60 अंक अधिक पाते हैं, तो उसका मतलब है कि दोनों के नंबरों में वास्तव में अंतर 25 का है। ये आपको समझना है, मौखिक समझ में आएगा। एक के 35 ज्यादा, एक के 60 ज्यादा, 25 का। तो यहां जो 100 के संदर्भ में 5 है वो वास्तव में 25 है। मामला कितने गुने का है? मामला 5 गुने का है। तो अब जो भी इधर का है 100 के संदर्भ में वह सब 5 गुना है। तो उसने पूछा परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए, तो पूर्णांक तो 100 था। अब तो 100 का मतलब 5 गुना, तो मतलब पूर्णांक था 500। बात समझ गए? बिल्कुल आसान है, इसमें दोनों चीजें समझनी है। तो 100 के संदर्भ में बात कही है, इधर आपको समझना है कितना का अंतर है। तो आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, देखिए कैसे। आप सोचिए, एक बात समझ लेना कि 100% क्या होता है। मैं बता चुका हूं बहुत बार आपको। 100% का मतलब होता है पूरी चीज। अगर नंबर के अंकों के संदर्भ में बात करें तो जो पूर्णांक होता है उसे 100% कहते हैं। आप अपने दैनिक जीवन में भी कहते हो, अगर पूरे में पूरे नंबर आ जाए तो कहते हो 100% उसके नंबर आ गए। तो इस प्रकार से 100% का मतलब पूर्णांक होता है। तो अगर दो लड़के, एक को मिले 40%, एक को मिले 45%, तो प्रतिशत के संदर्भ में कितने का अंतर कहोगे? 5%। कितने प्रतिशत का अंतर है? 5% का। और वास्तव में वैसे ही निकलेगा, वास्तव में 25 का। तो अगर 5% का मतलब 25 है तो 10% का मतलब कितना होगा? 50 होगा। तो 100% का मतलब कितना होगा? 500 होगा। तो ये चीज़ है आपकी ऐसे आगे। 100% का मतलब होता है पूर्णांक। 100% का मतलब होता है पूर्णांक। तो पूर्णांक कितने का था? पूर्णांक 500 का था। बात समझ गए? तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं, यानी कि मौखिक हो सकता है। आपने देखा एक 40%, एक 45%, यानी कि 5% का अंतर। उधर देखा एक के 35 ज़्यादा, एक के 60 ज़्यादा, 25 ज़्यादा। तो 5% का मतलब 25, तो 10% का मतलब 50, तो 100% का मतलब 500, अर्थात पूर्णांक कितना? 500। तो इस प्रकार बड़ी आसानी से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार का। एक परीक्षा में राम 30% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है। एक परीक्षा में राम 30% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि श्याम कितने? 35% अंक प्राप्त करके
80 अंकों से फेल हो जाता है। आपका परीक्षा का पूर्णांक बताइए। तो इसमें सवाल थोड़ा गलत है, इसको आप सही कर लीजिए। इस बुक में भी गलत है, SD यादव की बुक से है ये। इसमें जहाँ 30 लिखा है वहाँ 80 होना चाहिए, और जहाँ 80 लिखा है वहाँ 30 होना चाहिए। आप सही कर लेना, इसमें भी गलत है। तो आप समझ सकते हैं, जब 30% पाया तो ज़्यादा अंकों से फेल होगा, 35% पाया तो कम अंकों से फेल होगा। अब इसमें उल्टा दिया है, तो जहाँ 80 है वहाँ 30 कर लीजिए, और जहाँ 30 है वहाँ 80 कर लीजिए। तो ये सवाल होगा, एक परीक्षा में राम 30% अंक प्राप्त करके 80 अंकों से फेल हो जाता है। तो राम अंक प्राप्त करता है 30%, 100 में 30, हम वैसे भी समझा देते हैं। और श्याम प्राप्त करता है 35%। मतलब अगर आपका पूर्णांक 100 का है तो एक प्राप्त करता है 30, एक प्राप्त करता है 35। अंतर होता है कितने नंबर का? 5 का, अंतर 5 का। अब वास्तव में समझो अंतर कितने का? एक फेल हो जाता है 80 अंकों से। 80 अंक से फेल होता है राम, 80 अंक यानी कि कम पासिंग मार्क से। दूसरा फेल होता है 30 अंकों से, यानी कि इसके अंक कम 30, लेकिन दोनों के मिनिमम पासिंग मार्क से नीचे ही दोनों हैं, यानी कि दोनों के नंबरों में अंतर है 50 का। जब दोनों एक ही दिशा में होंगे तो घटेगा। आप ऐसे भी समझ लीजिए, 200 पासिंग मार्क्स है तो एक के 30 कम यानी कि 170 होंगे, एक के 80 कम यानी कि 120 ही रहेंगे, यानी कि 50 का अंतर है। तो वास्तव में दोनों के नंबरों में अंतर जो आएगा वो आएगा 50 का। तो यहाँ जो अंतर 5 का है ये वास्तव में कितने का है? वास्तव में है 50 का। तो कितने गुने का मामला है? 10 गुने का। तो अब जो भी इधर का सब हिसाब है सब 10 गुना होने वाला है। अब उसने क्या पूछा है? उसने पूछा है उसका पूर्णांक बताइए परीक्षा का। तो ये जो 100 है इसको आप करेंगे 10 गुना तो आ जाएगा 1000। आप आसानी से कर सकते हैं। तो इसको आप स्क्रीनशॉट बाद में ले लेना, एक वीडियो पहले आसानी से देखा करो, बाद में दोबारा देख के स्क्रीनशॉट ले लिया करो और लिख लिया करो। अब इसी को हम मौखिक लगाते हैं। एक को मिला 30%, राम को मिला 30%, श्याम को मिला 35%। दोनों के प्रतिशत में अंतर 5% का। वास्तव में कितने का अंतर? 50 का। तो 5% का मतलब 50, 10% का मतलब 100 लिखते थे आपको समझाने के लिए। 10% का मतलब 100, तो 100% का मतलब क्या होगा? 100% का मतलब 1000 होगा। तो पूर्णांक तो कहते हैं 100% को, यानी कि पूर्णांक कितना है? 1000 का। बात समझ गए होंगे। बिल्कुल आसान है, कहीं कुछ ना आपको सोचना है। आपको गणित ऐसे समझनी कि उसकी फीलिंग आएगी, हाँ यही होगा और ऐसे ही होगा, ये आपको समझना है। अगला क्वेश्चन, सीता 40% अंक प्राप्त करती है और गीता 30% अंक प्राप्त करती है। इसको चलिए मौखिक लगा लेते हैं। सीता के प्राप्तांक चलिए लिख लेते हैं। वैसे सीता 40% पाती है एंड गीता 30% पाती है। अब उनकी उस पासिंग मार्क्स से बात सुनो। मिनिमम पासिंग मार्क्स से सीता के उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 56 अधिक हैं। इसके 56 अधिक हैं एक के, और दूसरे के 24 कम है, गीता के 24 कम है। तो अब इसमें आप सोचिए कितने का अंतर है। इसमें ये डिफरेंस जुड़ेगा। 56, 24, 60, 80 नंबर का। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर मान लीजिए 200 है पासिंग मार्क्स तो एक के रहेंगे 256, एक के रहेंगे 176, तो अंतर कितने का हो जाएगा? 80 का। तो यहां जो 10%, अगर प्रतिशत में समझे तो 10% का इनके नंबरों में अंतर है, और 10% का मतलब है 80। और उसने पूछा परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए, तो अगर 10% का मतलब 80 है तो 100% का मतलब क्या होगा? 100% का मतलब होगा 10% मतलब 80, तो 100% मतलब इसका 10 गुना, इसका 10 गुना 800। 100% को ही पूर्णांक कहते हैं। उसने पूर्णांक ही पूछा है। पूर्णांक कितना? 800। 100 के संदर्भ में भी लगा सकते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा है।
मौखिक लघुवार्ता साला एक को 40%, एक को 30%, आप समझ गए 10% का अंतर। उधर देखा 80 का मतलब 10% का मतलब 80 है, 100% का मतलब 800 सवाल लग गया। तो इस प्रकार से बातों को आपको समझना है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाई स्कूल की एक परीक्षा में मोहन 35% अंक प्राप्त करता है और प्राप्त मोहन के अंक कितने हैं? 35% अंक है और प्राप्त न्यूनतम उत्तीर्णांक से 30 अधिक पाता है। ये पासिंग मार्क्स से, पासिंग मार्क्स, मिनिमम पासिंग मार्क्स से इसके 30 अधिक है, जबकि सोहन 25% अंक पाता है और इसके पासिंग मार्क्स से 30 कम है, इसके 30 कम है। तो अंतर 60 का दिख रहा। आप 200 के संदर्भ में कुछ भी पासिंग मार्क 200 मान लीजिए, 300 मान लीजिए, कोई अच्छी संख्या मान लीजिए, तो इसके इधर 30 ज़्यादा हो जाएंगे, इधर 30 कम, तो 60 का अंतर। और यहाँ प्रतिशत में कितने का अंतर है? 10% का मतलब है 60। यही तो बात आई निकल के, 10% का मतलब है 60। तो उसने कहा इसमें दो क्वेश्चन पूछे कि उसका पूर्णांक बताइए परीक्षा की। हमने बताया कि पूर्णांक का मतलब होता है 100%। तो 10% की वैल्यू अगर 60 है तो 100% की वैल्यू 600 होगी। आप समझते हैं, मौके लग जाएगा सवाल। तो ये हो गया पूर्णांक। अब दूसरा क्या पूछता है? न्यूनतम उत्तीर्णांक ज्ञात कीजिए। न्यूनतम उत्तीर्णांक, उत्तीर्ण अंक ज्ञात कीजिए, न्यूनतम। तो आप इसको बड़ी आसानी से लगा सकते हो। आप सोचिए, जब इसको 25% सोहन को अंक मिले थे तो 30 अंकों से फेल हो गया था। अब अगर हमको 10% का मान पता है 60, तो हमें ये पता हो जाएगा सोहन को कितने अंक मिले हैं। 10% का मतलब 60, 20% का मतलब 120 और 5% का मतलब होगा 30। तो 120, 30, 150। तो 10% का अगर मतलब 60 है तो 25% का मतलब 150 होगा। यानी कि सोहन ने 150 अंक प्राप्त किए। जब 150 सोहन ने प्राप्त किए तो ये फेल कितने से हुआ था? फेल हुआ था 30 अंकों से। अर्थात अंक हैं कितने? जो मिनिमम पासिंग मार्क्स हैं, तो कितना है मिनिमम पासिंग मार्क्स? वो है 180। तो आप इससे लगा सकते हैं, आप इससे भी लगा सकते हैं। आप सोचिए कि 10% की वैल्यू जब 60 है तो 30% की वैल्यू, इसका 3 गुना 6 × 18 180 एंड 5% का मतलब 30, 210। तो इसका मान आएगा 210। अब इसका मान 210 आएगा तो इसके तो 30 ज़्यादा थे। अब भाई 30 ज़्यादा थे तो कितने? 30 ज़्यादा अगर थे तो 30 कम कर दीजिए, तो 180 इसका मान निकला। 180 से कितना कम कर दीजिए? 180 से 30 कम कर दीजिए तो कितना आएगा? ओह सॉरी, हाँ, 35% का मान आएगा 210, सॉरी 210 आएगा। अब 210 से 30 कम कर दीजिए, फिर कितना आया? 180। तो कितना पासिंग मार्क्स? 180। बातों को समझने की आवश्यकता है। आप समझ गए होंगे। 25% का मतलब 150, उसके 30 कम थे तो 180 हुआ ना पासिंग मार्क्स। 35% का मतलब 210, आप हिसाब लगा सकते हैं। इसके 30 ज़्यादा थे तो 30 कम कर दीजिए, 180 ही चाहिए थे पास होने के लिए, तो मिनिमम पासिंग मार्क्स 180 है। तो इस प्रकार से आपके सभी सवाल मौखिक लग जाएंगे। किसी भी शॉर्ट ट्रिक की जरूरत नहीं है, आपको समझ के आगे बढ़ना है। ऐसे ही पूरी मैथ को आपको समझना है। आप इनको 2 बार देखेंगे, अच्छे से समझेंगे। और मैं कहता हूँ पूरी मैथ को एक में समझने का प्रयास कीजिए, आपको बिल्कुल आसान लगेगी, सबसे सरल विषय लगेगा। तो आप अच्छी मेहनत कीजिए, एक बड़ी सोच बनाइए। बहुत कुछ आप समझ सकते हैं जीवन में, बहुत चीज़ें कर सकते हैं। सिस्टमैटिक ढंग से चीज़ों को देखना सीखो। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।